परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को एक बड़ी धमकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर कहते हैं कि अगर हमें यह लगता है कि किसी युद्ध में हम हार रहे हैं तो हम अकेले नहीं हारेंगे, हम आधी दुनिया को साथ लेकर मरेंगे। परमाणु हथियारों को लेकर इतनी धमकी भरे बयान शायद ही इससे पहले कभी किसी जिम्मेदार शख्स ने दिया। हालांकि पाकिस्तान से आप कोई भी उम्मीद अगर ये सोच रहे कि नहीं रखनी है तो गलती आपकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत है। गीदड़ भभकी पर फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत ने कहा है कि परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जनरल मुनीर ने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बेहतर है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह पाकिस्तान के असली चरित्र को दर्शाता है। Next war, which we are looking at, it may happen soon. क्या भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है? पाकिस्तानी जनरल ने अमेरिका की जमीन से एटमी हमले की धमकी क्यों दी? भारत ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का क्या जवाब दिया? अस्सी साल पहले 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। धमाके ऐसे थे कि दोनों शहरों में सब खत्म हो गया, हजारों लोगों की मौत हुई और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत भी। लेकिन दुनिया ने जब विनाश के इस हथियार को देखा तो एक सुर में यह तय हुआ कि एटमी बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 80 साल से तो यही सिद्धांत माना जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जापान में शांति प्रार्थनाएं, लेकिन वक्त के साथ कुछ देशों को एटमी पावर होने का गुमान हो गया और पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। इसीलिए मुनीर हिंदुस्तान को एक बार फिर एटमी धमकियां देने लगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिका के फ्लोरिडा के टैंपो शहर में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। पाकिस्तानी जनरल ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम हार रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। बात निकली तो सिंधु तक पहुंच गई। मुनीर बोले, हम भारत की ओर से बांध बनाए जाने का इंतजार करेंगे। जब भारत बांध बनाएगा तो 10 मिसाइलें दाग देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। मुनीर की गीदड़ भभकी का अध्याय जारी रहा। यह भी कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे कीमती संसाधन रखे और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। आखिर में असलियत कबूल कर दी। कहा कि भारत चमक रहा है, वो एक मर्सिडीज है जो हाईवे पर फरारी की तरह आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंप ट्रक है। अगर यह ट्रक कार से टकराया तो किसकी हार होगी? अब सवाल है कि पाकिस्तान ने यह धमकी क्यों दी और फिर अमेरिका की जमीन से भारत को एटमी धमकी का क्या मतलब है? ये समझें, इससे पहले आर्मी चीफ का वो बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने हाल ही में दिया। The next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director. That in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की सेना नए युद्ध के लिए तैयारी कर रही है और अगर इस बार युद्ध हुआ तो फिर ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर एटमी ब्लैकमेल की तरफ उतर आए हैं और हो सकता है कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान भी दिल पर ले गए, तभी अनाप शनाप बातें करने लगे। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. शायद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने यह क्लिप मुनीर को फॉरवर्ड कर दी होगी, इसीलिए अमेरिका की जमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध को लेकर पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ने लगे, एटमी धमकी देने लगे। लेकिन भारत की लीडरशिप पहले ही साफ कर चुकी है कि एटमी ब्लैकमेल का कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया।
भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे कितना नुकसान हुआ था। पाकिस्तान ये भी भूल गया कि उसके कम से कम 5 लड़ाकू विमान खाक में मिला दिए गए। अगर मुनीर भूल गए हों तो वायुसेना अध्यक्ष का यह बयान फिर से सुन लें, नौसेना के अधिकारी की बात सुन, यादें तरोताजा हो जाएंगी। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो बार बार पिटाई खाने के बाद भी सबक नहीं लेता, बल्कि हर बार नई नई साजिशें रचता है। इसीलिए देश की सेना पहले से ज्यादा सतर्क है। अब बात भविष्य के वॉरफेयर की हो रही है। सीडीएस अनिल चौहान कह चुके हैं, आगे के युद्ध के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. सेना की तैयारी मजबूत है और अब वो नेक्स्ट जनरेशन वाले वॉर के लिए हर फ्रंट को कवर करना चाहती है। इसीलिए बातें फ्यूचर वॉरफेयर की हो रही है, वॉरफेयर के एसेट्स की हो रही है। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो हो सकता है इस बार पाकिस्तान के अस्तित्व को वाकई में खतरा पैदा हो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष के बाद दोनों देशों के परमाणु हथियारों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हुई है। दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है और जब भी इन पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता है तब पूरी दुनिया की निगाहें उसी परमाणु जखीरे की तरफ जाती है, क्योंकि वो दुनिया बर्बाद कर सकते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान सेम नहीं है, अलग अलग है। दोनों देशों की नीतियां अलग अलग है। पाकिस्तान की नीति है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस होगा तो वो दुनिया बर्बाद कर देगा, जैसा कि उनके आर्मी चीफ कह रहे थे। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का हाल क्या है, उसके एटमी ठिकाने कहां हैं और कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एटम बम के इस्तेमाल की नीतियां अलग अलग हैं। भारत जहां अपनी रक्षा करने के लिए है तो पाकिस्तान अस्तित्व बचाने या बार्गेनिंग और डराने के लिए यूज करता है। देखिए सब यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान की शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के जनरल पाकिस्तान के हुक्मरान जिन एटम बमों की धौंस हिंदुस्तान को दिखाते हैं, जिन परमाणु बमों पर पाकिस्तान बल्लियों उछलता है, जिन बमों की गीदड़ भभकी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से दी, आखिर पाकिस्तान के वो एटम बम है कहां, किन लोकेशंस पर है? सरहद पार 9 ठिकाने जहां एटमी जंगी खाने। जनरल मुनीर के एटम बम की दुकान मिल गई। पाकिस्तान के एटमी सेंटर एक्सपोज्ड। अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के जनरल जिन एटम बमों की हेकड़ी दिखा रहे थे, पाकिस्तान के उन एटमी ठिकानों का सारा सीक्रेट आज खुलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे के ठिकानों का पूरा नक्शा मिल चुका है।
अपने न्यूक्लियर बमों को शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने कहां छुपा रखा है और उसके इर्द गिर्द कितनी सुरक्षा है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जिन परमाणु बमों के बदौलत पाकिस्तान कूद रहा है वो भारत की रडार में है, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर तक भारत का कैमरा पहुंच चुका है। आज हम आपको पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है और उसकी हर तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट 2016 से लेकर 2022 तक कई बार पाकिस्तान के एटमी अड्डों को एक्सपोज कर चुका है। आसमानी कैमरों से खुलासा हुआ पाकिस्तान के उन 9 एटमी जंगी खानों का एड्रेस मिला जो पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के एटमी ठिकानों तक ले जाने से पहले आपको एक अहम जानकारी देते हैं। FAS समेत कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बमों को 9 ठिकानों पर छिपा कर रखा है। परमाणु बम के ठिकानों में 6 मिसाइल बेस और 4 बड़े एयरबेस शामिल हैं। उन एयरबेस पर F-16 जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स भी तैनात हैं। पाकिस्तान में 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां परमाणु बम होने की गारंटी है। 9 परमाणु ठिकानों में से 4 न्यूक्लियर सेंटर पाकिस्तान के पंजाब में है। 3 परमाणु ठिकाने सिंध, 1 बलोचिस्तान, 1 खैबर पख्तूनख्वा में है। सवाल ये उठता है कि सरहद पार पाकिस्तान में वो कौन कौन से एयरबेस या मिसाइल बेस हैं जहां पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सेंटर बनाया हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के 9 न्यूक्लियर सेंटर्स में कितने परमाणु बम हैं, उनकी तादाद कितनी है और किस प्रकार के न्यूक्लियर बम कहां पर मौजूद है। सबसे विध्वंसक और घातक एटमी युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान का चिट्ठा कई बार खुल चुका है। दुनिया भर में सामरिक मुद्दों पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने पाकिस्तान के गुप्त ठिकानों को कई बार बेनकाब किया। कई बार नक्शे जारी हुए उन 9 ठिकानों के जहां पाकिस्तान ने मौत का सामान छिपा कर रखा है। अब आपको पाकिस्तान का पहला परमाणु सेंटर दिखाते हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। अमृतसर से 180 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा एयरबेस के करीब किराना हिल्स। इस पहाड़ी की खासियत यह है कि इसके नीचे बनी कई सुरंगों में पाकिस्तान ने अपने कई एटमी हथियार दुनिया की नजरों से बचा कर रखे हैं। इन सुरंगों को पूरी तरह बॉम्ब प्रूफ बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक किराना हिल्स की ढलानों पर करीब 50 से ज्यादा जगहों पर पहाड़ों में सुरंग बनी है जो काफी अंदर और नीचे तक जाती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खान रिसर्च लैबोरेटरीज ने यहां परमाणु अनुसंधान से जुड़े कई प्रयोग भी किए हैं। 1983 से लेकर 1990 के बीच पाकिस्तान की तरफ से कई बार परमाणु परीक्षण की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अमेरिकी उपग्रहों ने उन लोकेशंस का पता लगा लिया और जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी ऐतराज के बाद उन लोकेशंस की जगह बदल दी। पाकिस्तान का दूसरा सीक्रेट एटमी अड्डा है हिंदुस्तान से लगने वाले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अकरो नाम का इलाका है। अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान ने यहां अंडरग्राउंड स्टोरेज बना रखा है जिसमें एटमी वेपन मौजूद हो सकते हैं। भारतीय सीमा से 145 किलोमीटर दूर है अकारो आर्मी बेस कैंप। अकारो बेस कैंप में पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल को तैनात कर रखा है। ये बेस पूरे सिंध प्रांत को कवर करता है। अब बात तीसरे न्यूक्लियर सेंटर की करते हैं जो पाकिस्तान के गुजरांवाला में है। यह स्टोरेज रिमोट डिपो से जुड़ा है। यहाँ के बारे में दावा है कि कई एटम बम यहाँ हो सकते हैं। गुजरांवाला आर्मी बेस कैंप हिंदुस्तान की सरहद से महज 60 किलोमीटर दूर है। ये वो गुप्त ठिकाना है जहां पाकिस्तान ने नस्र मिसाइल भी तैनात कर रखी है। नस्र मिसाइल की रेंज करीब 70 किलोमीटर है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइलों की तैनाती हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर की गई है। पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर सिंध प्रांत के कराची में बताया जाता है। कराची के मसरूर एयरबेस पर पाकिस्तान ने परमाणु बमों का ठिकाना बना रखा है। दावा है कि इस एयरबेस पर इस तरह के परमाणु बम हैं जिन्हें मिराज फाइटर जेट्स के जरिए ले जाया और दागा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिराज 5 मसरूर एयरबेस पर तैनात है। यह हवाई अड्डा कराची शहर के पश्चिम में बना हुआ है। इससे रात क्रूज मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैनात किया गया है। रात क्रूज मिसाइल परमाणु बम से लैस की जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है। जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जुल्म सितम की इंतहा करती है, गोलियों के दम पर बलूचों की आजादी की आवाज दबा रही है, उसी बलूचिस्तान में एक और न्यूक्लियर सेंटर है। FAS की रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान के खुजदार इलाके में
पाकिस्तान आर्मी ने परमाणु बम छिपाने के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज बना रखा है। खुजदार को पाकिस्तान अपना सबसे खुफिया सैन्य अड्डा भी मानता है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के 3 एटमी अड्डे अभी भी बाकी हैं और इनमें से एक पाकिस्तान के पंजाब में है, दूसरा सिंध और तीसरा न्यूक्लियर गोदाम उस बलूचिस्तान में भी है जहां के बलोच लड़ाके पाकिस्तान को आए दिन नाको चने चबवाते रहते हैं। देखिए, पाकिस्तान के एटमी सेंटर एक्सपोज्ड, परमाणु ठिकाना नंबर 6, फतेहगंज, पंजाब। पाकिस्तान का छठा न्यूक्लियर सेंटर पाकिस्तान के पंजाब सूबे में है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहां न सिर्फ परमाणु बम है बल्कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्चर सेंटर भी है, यानी यहां से मिसाइल के जरिए एटम बम दागे जा सकते हैं। ये परमाणु सेंटर पाकिस्तानी पंजाब के फतेहगंज के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। पाकिस्तान के एटमी सेंटर एक्सपोज्ड, परमाणु ठिकाना नंबर 7, पानो अकील, सिंध प्रांत। अब आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के 7वें न्यूक्लियर बेस तक। मैप के जरिए समझिए कि वो कहां है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पानो अकील में वो स्टोरेज सेंटर जो रिमोट डिपो से जुड़ा है। पानो अकील है जो भारत की सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट से जो तस्वीर मिलती है उसके मुताबिक पानो अकील बेस कैंप में नस्र, शाहीन 1 या फिर गजनबी मिसाइल को तैनात किया गया है। परमाणु ठिकाना नंबर 8, तरबला, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का एक और सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। अफगानिस्तान से लगा यह इलाका बेहद अहम है। यहाँ भी पाकिस्तान ने अपना परमाणु अड्डा बना रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के तरबला में पाकिस्तानी वॉरहेड का अंडरग्राउंड डिपो है, जहाँ जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए हैं एटम बम। वॉरहेड डिपो का मतलब है कि यहाँ ऐसे एटमी हथियार हैं जिन्हें मिसाइल के जरिए दागा जा सकता है। परमाणु ठिकाना नंबर 9, वाह, पंजाब प्रांत। पाकिस्तान का आखिरी न्यूक्लियर सेंटर पंजाब सूबे के वाह में है, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहीं वॉरहेड तैयार किया जाता है। खबर है कि वहां बमों की असेंबलिंग का भी काम होता है। ये सारे खुलासे, सारे नक्शे अमेरिका की FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने जारी किए हैं अपनी रिपोर्ट में। FAS से जुड़े हैंस क्रिस्टेंसन और रॉबर्ट नोरिस 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं। ये दोनों परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर करीब 40 साल से शोध कर रहे हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान में कहां-कहां परमाणु जखीरा है। पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। पाकिस्तान चाहे जितनी सीक्रेसी मेंटेन करे, लेकिन उसका हर परमाणु अड्डा हिंदुस्तान की रेंज में भी है और रडार पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पाकिस्तान की सच कहें तो नीयत में खोट है और इसका एक और सबूत हम आपको दिखाते हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में वॉर ड्रिल का फैसला किया। यह ड्रिल शुरू हो चुकी है, लेकिन खास बात यह है कि जैसे ही भारत ने वॉर ड्रिल का ऐलान किया, पड़ोसी पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया। अब वो भी अरब सागर में वॉर ड्रिल कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत के नाम अखंड विजय, पाकिस्तान की पराजय तय। समंदर में हिंद की हुंकार, दुश्मन के इरादों पर प्रहार। लहरों के बीच बारूदी बौछार, पाकिस्तान की जरूरत पर वार। हिंदुस्तान की सरहद के अभिमान, जल थल नभ में साक्षात प्रमाण। ये समंदर के सीने पर मचलती हिंदुस्तान की वो नेवल पावर है जिसने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। नेवी के जांबाज एक बार फिर मिशन पर हैं। इस बार लक्ष्य है अपनी ताकत को तोलना, अपनी शक्ति को परखना, क्योंकि पड़ोसी जब धोखेबाज हो तो ये बेहद जरूरी हो जाता है। भारत की सरहद की तरफ देखकर पिटने का सिलसिला कायम कर चुका पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है। इसका प्रमाण उस वक्त भी मिला जब भारत ने
अरब सागर में युद्ध अभ्यास का ऐलान करते हुए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम और नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी की। भारत के फैसले के साथ ही पाकिस्तान ने भी अरब सागर में वॉर ड्रिल शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि यह नियमित अभ्यास है, लेकिन इसकी टाइमिंग समंदर का तापमान बढ़ा रही है। इसके पीछे ठोस वजह है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देश समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और आतंकी अड्डे तबाह किए, वो अभी जारी है। युद्ध अभ्यास के दौरान भारत और पाकिस्तान की नेवी एक दूसरे से सिर्फ 60 नॉटिकल मील की दूरी पर है। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने भारत के समय पर ही नेवल एक्सरसाइज शुरू क्यों की? ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई सोची समझी साजिश? इस युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से फाइटर जेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने इसके लिए 3 नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी की। पहली वार्निंग गुजरात के ओखा तट के पास 11 अगस्त के लिए जारी की गई। दूसरी वार्निंग गुजरात के पोरबंदर तट के पास 12 अगस्त के लिए जारी की गई। तीसरी वार्निंग गोवा के मोरमुगाओ तट के पास 13 अगस्त के लिए जारी की गई। नेविगेशन एरिया वार्निंग के जरिए भारत ने मरीन ट्रैफिक को इलाके से दूर रहने की चेतावनी दे दी। इसके साथ ही पाकिस्तान की नेवी भी समंदर में उतर गई। पाकिस्तान के जनरल नेवल एक्सरसाइज के जरिए अपनी नाकाम फौज को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन नेवी की वॉर ड्रिल भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का सबूत है। इसके अलावा भारत हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति भी मजबूत करना चाहता है। इसकी झलक 26 अगस्त को भी दिखेगी, जब भारत की नेवी को 2 स्वदेशी फ्रिगेट मिलेंगे। इनमें से एक है नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी, दूसरी है एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी। 26 अगस्त को इन्हें एक ही दिन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये दोनों स्टील्थ फ्रिगेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। इनमें एयर डिफेंस गन और बराक 8 लॉन्ग रेंज SAM भी तैनात है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन्हें वरुणास्त्र, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर से लैस किया गया है। मल्टी फंक्शनल डिजिटल रडार इन्हें लंबी दूरी से आ रहे एनिमी ऑब्जेक्ट का पता लगाकर उसे मार गिराने की ताकत देता है। ये दोनों 30 नॉट यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन का पीछा भी कर सकते हैं। गुजरात के कोस्ट पर भारतीय नौसेना अपनी सरफेस टू सरफेस फायरिंग, एयर मिसाइल्स की फायरिंग, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल, कम्युनिकेशन ड्रिल्स, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, टॉर्पेडो सबमरीन ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस, ये सारी करने वाली है। और साथ ही पाकिस्तान ने अपने टेरिटोरियल वाटर में जो सिर्फ 60 नॉटिकल माइल 120 किलोमीटर के दूरी पर ही अपने एक्सरसाइज करने का फैसला लिया है। अब ये नजदीकी एक तरह से हम मसल फ्लेक्सिंग के रूप में भी देख सकते हैं पोस्ट सिंदूर। वॉरशिप बनाने की स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत ब्लू वाटर का सिकंदर बनने की राह पर है। दुश्मन की हर हरकत पर पैनी निगाह रख भी रहा है और सेना के तीनों अंगों के बीच शानदार तालमेल का इम्तिहान भी ले रहा है। भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने पानी के ऊपर अपनी ऊंचाई घटाई। इसके साथ ही नेवी और आर्मी के जवानों ने छलांग लगा दी। ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर की वॉर ड्रिल है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर अपना दमखम परख रही हैं। इस ड्रिल के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज को चुना गया, जहां से बांग्लादेश की सीमा सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध अभी भी ठीक ठाक हैं और जब अगले साल फरवरी में बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे और जो भी सरकार आएगी, शायद BNP की सरकार होगी, वह भारत विरोधी नहीं होगी। तो ऐसे में DGISPR का यह कहना कि बांग्लादेश की तरफ से भारत पर हमला होगा, ये बहुत ही हास्यास्पद है। दिखाता है कि DGISPR पाकिस्तान के जो हैं मानसिक रूप से शून्य हो चले हैं। भारत ने इस एक्सरसाइज से अपनी ताकत की जांच भी की और पाकिस्तान को मैसेज भी दे दिया कि अगर उसने बांग्लादेश की सीमा की तरफ से हिमाकत की कोशिश की तो सरहद के निगहबान जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत शांति में भरोसा करता है,
हमने युद्ध में कभी यकीन नहीं किया, लेकिन वक्त आने पर दुश्मन पर वज्र प्रहार करने, उसका मान मर्दन करने में भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान की हिमाकतों के बीच भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी कर अपना यही संकल्प दोहराया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद के वायुवीरों ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जिसे वो चाह कर भी न छिपा पाया न भूल पाया। पाकिस्तान में घुसकर किए गए एयरफोर्स के ऑपरेशन के 3 महीने बाद भारतीय वायुसेना ने 5 मिनट 50 सेकंड का वीडियो जारी कर बता दिया कि भारत चाह ले तो सिर्फ पाकिस्तान का मनोबल नहीं, पाकिस्तान को भी तोड़ सकता है।